जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं जो हम देखते हैं, ज़्यादातर रिसर्च किए बगैर देखते हैं, स्टडी किए बगैर देखते हैं, उन रील्स की सूरत में, उन यूट्यूब पे जो भी आ रही होती हैं सब चीज़ें, और उन पे हम बिल्कुल एतबार कर लेते हैं, अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। हालांकि उसके पीछे जो हकीकत होती है, उसके पीछे जो सदेबाब चीज़ें होती हैं, वो जहन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो या फिर ये सब बातें सुनी होंगी कि इंजेक्शन के ज़रिए आपका दांत जो है वो दोबारा से रीग्रो कर सकता है। इस हवाले से जानेंगे इसके नुकसानात क्या है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि कोई भी शख्स ऐसा करवा सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान ज़िया साहब जो कि डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेरी भी नज़र से ये सब बातें गुजरी थी, हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कस भी किया था अपने प्रोग्राम में। तो वाकई एक इंजेक्शन के ज़रिए दांत जो है वो दोबारा से उग सकता है, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं? बिल्कुल मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा क्योंकि रिसर्च इस पर चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है। एक्चुअली होता क्या है, इंसानी जिस्म में दो तरह के दांतों के सेट्स आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 माह की उम्र में दूध के दांत आते हैं जो कि 6 साल की उम्र तक रहते हैं और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद परमानेंट या पक्के दांत आना शुरू होते हैं जो कि 12 से 17 साल तक आते रहते हैं। अब आपने नोट किया होगा, देखा भी होगा कि जब पक्के दांत या परमानेंट दांत किसी वजह से निकालने पड़ जाएं, खराबी की वजह से या एक्सीडेंट वगैरह में टूट जाएं, निकल जाएं, तो फिर नए दोबारा पक्के दांत नहीं आते। इसकी वजह टेक्निकली हमारे ऑर्थोपेडिक हजरात जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे जानते हैं कि हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होती है BMP, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। ये एनहांस करती है दांतों की रीग्रोथ को, बढ़ाती है उसको, ये स्टिमुलेट करती है। दूध के जहाँ दांत जब गिरते हैं तो BMP एक्टिव होती है और परमानेंट दांत उग जाते हैं। लेकिन जब परमानेंट दांत उगते हैं तो फिर उसको एक और प्रोटीन है जिसको USAG1 कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं लेकिन बताना इसका उर्दू तर्जमा और मुमकिन नहीं है कि USAG1 उस BMP को दबाती है कि तुमने और दांत नहीं निकालने, ठीक है ना। हड्डियों की ग्रोथ में तो हो सकता है, दांतों के लिए वो नहीं है। तो अब चूँकि इंसान हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहता है, बिल्कुल वो जैसे कि क्लोनिंग का भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ साल पहले कि इंसान को क्लोन कर देंगे तो वही करैक्टर वाला इंसान दोबारा हमारे पास सामने पैदा होगा। तो इसी को देखते हुए चूहों पे और दूसरे जानवरों पे तजर्बात किए जा रहे हैं कि उस USAG1 को दबाया जाए ताकि BMP फिर से बढ़े और फिर दांतों की ग्रोथ हो जाए। अभी काफ़ी सालों से रिसर्च चल रही है लेकिन ये एनिमल्स पे, रैट्स पे और चूहों पे चल रही है, जिनमें कि सुना है कि कुछ पे रिजल्ट्स आए हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया इंसानों में भी, जिसमें कि भी मेरा ख्याल है कि 5, 7, 10 साल लग जाएंगे, तो फिर एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा ये, और अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन इसके साथ मैं सोच रहा था कि मैं पिछले कुछ 27-28 सालों से काम कर रहा हूँ कि जब दूध के दांत गिरते हैं तो वो स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं अगले परमानेंट दांतों के लिए। दूध का दांत गिरता है, उसकी जगह परमानेंट दांत आ जाता है। लेकिन जब परमानेंट दांत नहीं होंगे और दोबारा उगाए जाएंगे तो उनकी मुखालिफ जबड़े के साथ एडजस्टमेंट कैसे होगी। लाइक एक हम फिलिंग करते हैं या एक हम क्राउन, तो अपनी मर्जी का आएगा। हाँ, तो वो उसको अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे। जब एक ही पूरे मुंह के दांत या कुछ दांत निकल आए तो उसको ऑपोजिट जबड़े के साथ उसकी अलाइनमेंट कैसे होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है जब ये रिसर्च कामयाब हो तो इसके ऊपर भी कोई रिसर्च आ जाए। तो लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बातों को मंजर-ए-आम पे तब लाना चाहिए जब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स इंसानों के मुतालिक आ चुके हों। अब वरना इंसान शॉर्टकट कर दी, हो सकता है भी कुछ लोग अपने दांतों की परवाह करना छोड़ दें, कोई नहीं जी निकलेंगे तो हम इंजेक्शन लगवा के दांत निकलवा देंगे। देखिए ना, हम देखते हैं अगर 10 साल या 20 साल हम पीछे चले जाएं, हम भी किताबों में या फिर देखते रहते थे कि रोबोट आ जाएंगे, इंसानों की जगह रोबोट्स ले लेंगे, या एंड्रॉयड की जगह अच्छे से फ़ोन आ जाएंगे। चार्जिंग हमें लगता था 2-2 घंटे में होती थी, फिर अब जो है फास्ट चार्जर आ चुके हैं, 10 मिनट में चार्ज, 5 मिनट में चार्ज, ये सब चीज़ें। अगर कोई चीज़ ऐसे मंजर-ए-आम पर आ रही है कि इंजेक्शन के ज़रिए दांत रीग्रो हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि 5 से 10 साल लग जाएंगे, लेकिन अगले 10-15 सालों में ये वाकई मुझे लगता है एवोल्यूशन जो है ना ये आएगा। अब देखें, कुछ कह नहीं सकते हैं, हर आने वाला दिन आपके लिए एक नई खबर लेके आ सकता है। इसके जो आपने टेक्निक्स, मेथड्स आपने देखे होंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या इस तरह से, तो आपने एक चीज़ बता दी कि अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा आपको लगता है कि और कोई नुकसानात हो सकते हैं, या अभी जो लोग कर रहे हैं या किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने आए हों? बीइंग अ डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर पता है। अभी देखें, साइड इफ़ेक्ट्स हम तब कहेंगे जब इंसानों पे भी शुरू होगा। अभी तो रैट्स पे, किसी भी इंसान पे एक भी ट्रीटमेंट नहीं, अभी भी नहीं, अभी तो रैट्स पे चल रहा है क्योंकि ज़ाहिर है इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। तो कोई भी जो एक्सपेरिमेंटेशन है जो हाइपोथेसिस की बुनियाद पे है
एक मफरूज़े की बुनियाद पे उसको आप एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो अभी इंसानों पे इसका नहीं हो सका, जब होगा तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि जिद्दत और जो 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 वैरायटी है वो तो हमेशा से इंसानी फितरत का हिस्सा है। देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। नथिंग इज इम्पॉसिबल यस, आल्सो। बिल्कुल। हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं लोग जो हैं दांत अपने कम करने के लिए तार लगवाते थे और वो बहुत बुरी लगती थी, उसकी जगह भी अब काफ़ी चीज़ों ने चेंज कर अलाइनर्स ली आ है, गए, लाइनर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दत तो आती जा रही है आती अगर हम जाए। वक्त के साथ साथ देखें तो मुझे लगता है इस चीज़ में आ ही जाएगी जिद्दत भी। अब आते हैं हम दांतों की सेहत के हवाले से। हम देखते हैं दांत और मसूड़े जो हैं हमारे फेस में, जब हम स्माइल करते हैं तो हमें दो ही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बाकी डॉक्टर हजरात को पता है। तो इनमें से कौन सी बीमारी जो है ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए? दांत का निकल जाना, दांत में कीड़ा लग जाना, मसूड़ों से खून आना, या फिर मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना? बिल्कुल। मुँह एक ऐसा चैनल है कि यहीं से सारा कुछ इंसान अंदर लेके जाता है। अगर आपका मुंह हेल्दी होगा तो आपका जिस्म भी हेल्दी होगा। आपने सुना होगा पिछले ज़मानों में कि दांत अच्छे, सेहत अच्छी। उसकी अब इसमें सिर्फ दांत नहीं होने चाहिए, इसमें ये भी लिखना चाहिए था कि दांत और मसूड़े अच्छे तो सेहत अच्छी। देखें, दांतों की बीमारियों में क्या होता है, कैविटी होती है जिसमें खाना फंसता है, फिलिंग करते हैं, कैविटी ख़त्म, खाना फंसना ख़त्म। इससे अगली स्टेज अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ठंडा लगेगा, आप उसमें फिलिंग करवा लें, बात ख़त्म। बड़ा सिंपल सी बात है। अगर मज़ीद दांत ख़राब होता है तो गर्म भी लगता है, मीठा भी लगता है, खाना खाने से भी दर्द होती है, लेटने से भी चूँकि खून का बहाव सर की तरफ होता है, दर्द होती है। तो क्या होता है कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, जिसको आमतौर पे दांत को डेड करना कहते हैं, वो कर दिया, ऊपर फिलिंग कर दी, कैप कर दिया, क्राउन कर दिया, बात खत्म होगी। लेकिन आज आपके चैनल के थ्रू मैं पब्लिक को बता दूँ, अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि दांतों की बीमारियों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मसूड़ों की बीमारियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मसूड़ों से सूजे हुए हैं और वो फूले हुए हैं और ब्लीड कर रहे हैं, अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो सबसे पहला जो ख़तरा है वो दिल की बीमारी का होता है। वो जब खून आप निकल रहे हैं या जो आपके वो वहाँ पे थिकंड आपका जो ब्लड है आपके मसूड़ों में, वो SBE नामी एक दिल की बीमारी है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिसकी मेन रीजंस में से एक मसूड़ों का ख़राब होना भी है। उसके अलावा हमल के दौरान प्रेगनेंसी में ट्यूमर्स बनते हैं, अगर आप उनका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो ख़वातीन के अक्सर मसूड़े सूजे होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, और ब्लीडिंग गम्स का मैंने आपको बताया कि क्या रिजल्ट होता है। अगर उन ब्लीडिंग गम्स के साथ ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, उसका कोई मुनासिब सा ट्रीटमेंट नहीं करते, तो या तो प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है या फिर अल्लाह रहम करे कोई और भी सीन हो सकता है, अबॉर्ट का भी। और अगर प्रीमेच्योर बर्थ होती तो ये भी पॉसिबल है कि बेबी का जो बर्थ वेट है वो कम हो। तो ये सब मसूड़ों से रिलेटेड हैं। ये सब मैं बता दूं ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखा गया, रीज़न ज़रूर है, ये रीजंस में आया, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप फिर अनट्रीटेड छोड़ दें, डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है या कोई और वजह है, तो फिर क्या होता है कि जो मसूड़ों के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं जिन्होंने दांतों को सपोर्ट किया होता है हड्डी के साथ, वो ढीले होते हैं और ऐसे ऐसे वो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। और फिर भी अगर उसको आप नहीं ख्याल करते तो फिर दांत निकालने पड़ते हैं, फिर दांत नए लगाने हैं, डेंचर्स लगाने हैं, ब्रिज लगाने हैं या इम्प्लांट लगाने हैं। तो आपके जो मरहलावार तकलीफ़ और अखराजात और डेंटिस्ट के चक्कर बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। और इसको हम ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, ये जो हमें करनी चाहिए चीज़ें डेली बेसिस पर? ये जो मैंने अभी इतना डराया ना आपको मसूड़ों का, अब ये पहले ये तो ये कि पता कैसे चलेगा कि गम्स ख़राब है? आप जब सुबह उठते हैं और वॉशरूम जाके आप ब्रश करते हैं, तो आप अभी कुल्ली करें या ब्रश करने से आपको लगे कि ब्रश पे खून लगा है, ब्लीडिंग है, इट मीन्स आपके मसूड़े ख़राब हो चुके हैं या हो रहे हैं। या आप कभी वाइट टिश्यू भी लगाएं, उस पर कोई स्पॉट आता है, इट मीन्स कि आपके मसूड़े ख़राब हैं। कभी आप कोई बाइट करते हैं तो उस पे एप्पल बाइट करें, गावा बाइट करें, अमरूद, तो उस पर भी वो खून हो सकता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा जब आप ये समझें कि दूसरे नोट करवा रहे हैं या आपको ख़ुद को बात करते हुए अपने मुंह से स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि आपके मसूड़े ख़राब हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप फ़ौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। और जो हम कहते हैं ना कि साल में 2 दफ़ा ज़रूर जाएं, 6 माह के बाद, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो फिर 6 माह का वेट ना करें, फिर फ़ौरन जाएँ ताकि
शुरू में जो बीमारी होती है वो उसको कंट्रोल करना, उसको ग्रिप करना आसान होता है, ट्रीटमेंट करना आसान होता है। क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है ना, अगर Emergency मतलब बहुत ज़्यादा देर तक हमारे सर में दर्द रह रहा है या हमें बुखार रह रहा है 2-3 माह तक, उसको हम फील कर रहे हैं, वो ज़ाहरी तौर पर है ना, तो हम फौरी डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये चीज़ छुपी हुई है, हम इसको गुजारते जाते हैं कि जब होगा, ज़्यादा कुछ होगा तब देखी जाएगी, तो हम इसको आगे लेके, हालांकि ये भी इमरजेंसी कंडीशन है ना, मुसलसल खून आ रहा है अगर आपके मुँह से। इसकी एक बड़ी वजह पता है, एक और मिथ है कि जी सुबह उठ के ब्रश करना। मतलब मैं तो पिछले 15-16 साल से जो मीडिया पे मैं तो बताता आ रहा हूँ लोगों की रात को ब्रश करना, सोने से पहले ब्रश करना, उसकी इम्पोर्टेंस है मेडिकली। सुबह उठ के ब्रश करने की कोई उसकी ना फ़ायदा है ना उसका कोई ज़रूरत है। हाँ, नाश्ते के बाद फिर कर लें, क्योंकि फिर वर्किंग अपने हालत में होना है या कॉलेज स्कूल जाना, फिर गैप आना है। तो रात को सोने से पहले ब्रश करना मसूड़ों और दांतों की बहुत सी बीमारियों से बचाने की एक की है वो। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अगर सुबह उठकर आपका जो सलाइवा है वो आपको इनहेल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या चाहे आप नहार मुँह पानी पी लिया जाए तो वो आपके लिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं, तो सुबह उठते साथ आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है इसका मतलब, क्योंकि रात को अगर हम अच्छे से सोएंगे तो ही वो सलाइवा इनहेल कर सकेंगे ना। ऐसे 2 दिन पुराना तो वो ज़्यादा वो हो जाते हैं जर्म्स। मेरा ख्याल है कि जो रात भर कुछ लोगों को होता है कि उनका मुंह खुला होता है, जिन नाक का मसला, तो माउथ ब्रीदर होते हैं। और कुछ लोग मतलब वैसे उनको है कि वो खाना भी ना करके ब्रश किए बगैर सो गए, तो उस हालत का जो सलाइवा वो तो मेरे ख्याल में कंटामिनेटेड सलाइवा है, उसको तो नहीं निकलना चाहिए, उसमें कुल्ली कर लेनी चाहिए। और वो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नहर में ज़रूर पानी पीना चाहिए। मेरे ख्याल में, मेरे राय के मुताबिक पहले कुल्ली करके नीट होना चाहिए, उसके बाद कुछ खाना पीना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता, रात में सोते में आप हाथ भी मुंह में, उंगली भी होती है, कुछ लोगों को सोते में नेल बाइटिंग की आदत होती है, तो वो जरासीम मुंह में हो सकते हैं। तो बेहतर है कि उठते साथ ही कुल्ली की जाए और फिर कुछ खाना पीना किया जाए। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, एक और प्रॉब्लम देखती हूँ बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ, रात को सोते हुए ना उनके मुंह से राल आ रही होती है जी। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी कंडीशन भी दांतों के साथ जुड़ी है या इसकी कंडीशन स्टमक के साथ है, समथिंग और? स्टमक के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। ये एक अलग से एक टॉपिक है कि ये मुंह में पानी ज़्यादा क्यों बनता है। कुदरत ने हमारे मुंह में थूक पैदा करने के गदूद बनाए हुए हैं, ताकि जब भी खाना मुंह में जाए थूक पैदा और खाना नरम और दांत उसको चबाएं और आप आसानी से उसको हज़म कर सकें। तो इसकी मुख्तलिफ वजह हैं ये, जिसमें कि थूक पैदा करने वाले गदूद एक्टिव होते हैं। इसका अलग से ट्रीटमेंट है, ये हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। तो इसका और इसकी रीज़न भी बहुत सी हैं। अगर आप करवट पे सोएं तो आमतौर पर नहीं आता है पानी मुंह में, और सीधा सोएं तो नहीं आता, ग्रेविटी के अंडर वो पानी मुंह में ही रहता है। ये इसकी तदाबीर हैं, लेकिन ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हाइपर सैलिवेशन या मुंह में पानी ज़्यादा क्यों बन रहा है। अच्छा, आप देखते होंगे यूट्यूब पे हमेशा सर्च में जब हम जाते हैं कि मतलब आप अपने मसूड़ों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो बहुत सारे ना और जो क्वेरीज होती है ना वो भी लिखे हुए आ जाते हैं कि मसूड़ों के लिए कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर है, आप लौंग ले सकते हैं, आप नमक के साथ दांत साफ कर सकते हैं, बहुत सारी मिथ्स ऑलरेडी आ जाती हैं। तो आप बता सकते हैं हमारे गम्स के लिए कौन सी खुराक जो है वो काफ़ी हेल्दी है और वो हम सबको इस्तेमाल करनी चाहिए? कोई भी फाइबरस डाइट जिसमें फाइबर्स हों, गोश्त है, दालें हैं और सब्जियां हैं, और पूरी गंदम की जो बगैर छनी आटे की रोटी वो है, क्योंकि वो मुंह में स्टे नहीं करती। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, डबल रोटी, पिज़्ज़ा और ये जो सैंडविचेस जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो उनका मेजर पोर्शन चला जाता है और बाकी उनके कुछ पोर्शन मुंह में रह जाते हैं। वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मुंह में रह जाए, और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मीठी हो और वो भी मुंह में रह जाए, वो दांतों के लिए ख़तरनाक है, मसूड़ों के लिए। तो ऐसी खुराक से परहेज़ करना चाहिए। और ऐसा खाने का बहुत ही दिल चाह रहा है तो उसके खाने के फ़ौरन बाद ब्रश कर लिया करें, ताकि वो रिफाइंड और वो जो स्टेगनेंट जो पोर्शन ऑफ डाइट हैं वो जो वहाँ पे जमे पड़े हैं वो साफ़ हो जाए। अच्छा, विटामिन डी और सी कितना ज़रूरी है दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए? बहुत सारे लोग जिनके बच्चों के दांत दोबारा से आ रहे होते हैं दूध के दांत निकलने के बाद, या फिर जिनको लग रहा होता है दांत अब वीक हो रहे हैं, वो विटामिन डी स्टार्ट कर देते हैं। ये इतने ज़रूरी है जितना रहने के लिए सांस लेना, सीरियसली, और खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना पीना। और हम में तो सब विटामिन डी जो है डेफिशिएंट ही है, हम सब लोगों की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका मैंने अगर इम्प्लांट करना है या उनका मैंने नया दांत लगाना है, तो मैं जब भी उनका विटामिन D3 लेवल करवाता हूँ, तो मेरे ख्याल में कोई 70% से ज़्यादा लोगों का विटामिन D लेवल लो है। फिर हम उसकी सप्लीमेंटेशन देते हैं।
तो ये आपको डेली बेसिस पर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपको वक्तन फ़क्तन अपने डॉक्टर को, मेडिकल डॉक्टर को भी और डेंटिस्ट को भी दिखाते रहना चाहिए। ख़ास तौर पे 30 साल की एज के बाद जो पैरामीटर्स, ये बेसिक्स हैं, ये 6-6 माह के बाद, साल के बाद करवाते रहना चाहिए। इनमें कोई नुकसान नहीं, ना इनसे डरने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, मैं फ़िश ले रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें ले रहा हूँ, मैं सन बाथ ले रहा हूँ, तो मुझे ये सप्लीमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि खुराक फिर भी उतना रोल प्ले नहीं करते हैं, ये भी सारे मैन मेड ही हैं जितने इसमें अब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। देखिए, हमसे जो पहली जनरेशन थी, वो मैं बरमला कहता हूँ कि वो हर किस्म के डाइट उनकी बहुत अच्छी थी। क्यों? खालिस थे वो। खालिस थी, फिर उसको यूज़ करते थे वो। एक्सरसाइज होती थी, वो सारा हाँ, कुछ यूज़ होता था, जिस्म को तलब होती थी, वो थे कि मीठा खाते थे, उनको शुगर कम ही होती थी या अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल ऐसे लेकिन है, फिर भी हाँ। उनकी सेहतें, उनकी जो म्यार ज़िंदगी हमसे बेहतर था। हम लोग शॉर्टकट से आदी हैं, हमने मकई नहीं खानी, हमने कॉर्नफ्लेक्स खा लेने हैं, हमने गन्ना नहीं चबाना, चूसना, हमने रॉ पी लेना है, हमने फ्रूट्स नहीं चबाने, हमने उनके जूसेस पी लेने हैं। तो हम लोग डेफिशिएंट हैं एक्सरसाइज के हवाले से भी, कंजम्पशन के हवाले से भी, और जो कुदरती न्यूट्रिएंट्स को कुदरती तरीके से लेने के भी हम उसके बहुत पीछे हैं। तो सप्लीमेंटेशन मेरा ख्याल है ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह से। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो हर प्रोग्राम में देता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत अंदाज से गुजारना चाहिए। अपने जिस्म, अपनी सेहत, अपने दिमाग, अपने दांतों का ख्याल रखें, ताकि कुदरत ने जितनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है उसका हक अदा कर सकें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। जितना अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है अब सबको जो है साल में 2 बार डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने के बहुत लिए।